जिसका संबंध हमारी भारतीय संस्कृति और इतिहास और विरासत के साथ है, उसकी आज पूरी दुनिया में एक प्रकार से इतनी बड़ी डिमांड है कि हम समझ नहीं पाते। हमारे देश में हम इनको नहीं समझ पाते। मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण करने का मौका मिला था और ये मेरे जीवन का एक बहुत अच्छा अनुभव था कि उसके बाद में जब मैं प्रधानमंत्री जी के यहाँ चाय पीने के लिए गया ब्रिटिश, और फिर फॉरेन मिनिस्टर के साथ बैठा था, तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा और प्रश्न यही पूछा था कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो मैंने सहज रूप से कहा कि गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी हमारी सबसे बड़ी समस्या है। मेरी जवाब के बाद मैंने उनको उल्टा सवाल पूछा कि आपकी सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो उन्होंने कहा हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी यंग बेटे और बेटियां, हमारी प्रॉब्लम यह है कि वो शादी नहीं करती, लिविंग रिलेशनशिप में रहती है, और जिसके कारण हमारी परिवार व्यवस्था पूरी तरह उद्ध्वस्त होने के कगार पर खड़ी है। बाद में उन्होंने मुझे ये प्रश्न पूछा कि क्या हिंदुस्तान में गरीबी होने के बाद ये समस्या नहीं है। तो मैंने उसका जवाब दिया कि ये नहीं के बराबर है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि यह कैसे संभव है। तब मैंने उनको ये कहा कि हम गरीब जरूर हैं, पर हमारी भारतीय संस्कृति और इतिहास और विरासत और जो आध्यात्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर जो बचपन से हमारे मन के ऊपर, व्यक्तित्व के ऊपर जो संस्कार होते हैं, वो मूल्याधिष्ठित है, वैल्यू बेस है। और वो जो हमारी परिवार पद्धति है, जीवन पद्धति है, उससे ये जो संस्कार हमें मिलते हैं, उससे हम गरीब जरूर हैं, पर सांस्कृतिक दृष्टिया, सांस्कृतिक की दृष्टि से, मूल्याधिष्ठित दृष्टि से हम काफ़ी रिच है, संपन्न है। और ये जो संपन्नता आई है, ये हमारी स्पिरिचुअल थिंकिंग, दार्शनिक सिद्धांत और हमारा आध्यात्मिक जीवन दर्शन से आई है। भगवत गीता से, रामायण से, और विशेष रूप से हमारे अनेक राज्यों में साधु संतों ने अपने अपने रूप में इन विचारों को सामान्य लोगों तक पहुंचाया है। केवल विचार नहीं पहुंचा है, तो विचारों को सुनने के बाद उसका जो संस्कार व्यक्तित्व पर परिणाम करता है, उससे व्यक्ति का जीवन बदलता है, और बदले हुए समृद्ध जीवन से ही हमारी सामाजिक व्यवस्था बहुत प्रगल्भ और संपन्न हुई है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से एक फिलोसोफर ने कहा था कि पर्स एंड पर्सन, इसमें पर्सन यानी व्यक्ति श्रेष्ठ है, पर्सन एंड पार्टी यानी व्यक्ति और संगठन, इसमें संगठन यानी पार्टी श्रेष्ठ है, एंड पार्टी एंड फिलॉसफी यानी संगठन और विचारधारा, इसमें विचारधारा महत्वपूर्ण है। अब विचारधारा जो होती है वो स्वाभाविक रूप से समझने के लिए हमें हमारी क्षमता भी बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि दार्शनिक सिद्धांत, आध्यात्मिक सिद्धांत, जिसका परम आदरणीय गुरु जी ने सूक्ष्म चिंतन के रूप में, सूक्ष्म तत्व के रूप में जो नॉलेज दिया हुआ है, उसका मैं कोई अधिकारी व्यक्ति नहीं हूँ। जब मुझे डेमले जी ने कहा तो मुझे एक बार ऐसा लगा कि मैंने कैसे, पिछले बार भी ये संकोच था कि कोई कार्यक्रम में जाने के पहले उस विषय पर मेरा भी अधिकार होना चाहिए। पर मैं इतना ही जानता हूँ कि मानव जाति के कल्याण का ये सूक्ष्म वैचारिक चिंतन है, और इससे हमारे जीवन में समृद्ध और संपन्न होने का मौका मिलने वाला है। अब जो जीवन होता है वो भौतिकवाद और भोग विलास में डूबा हुआ रहता है। कहीं ना कहीं स्वार्थ, ईर्ष्या, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा जीवन में होती है, और ये मानवीय स्वभाव भी है, इसमें कोई गलत नहीं है। पर जब दार्शनिक और आध्यात्मिक सिद्धांत और मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति के संस्कार व्यक्ति पर होते हैं, तो हमारे जीवन में भी आमूलाग्र बदल हो जाता है, और इसके लिए काफ़ी चिंतन की भी ज़रूरत होती है। और गुरु के रूप में उसका अध्ययन करके उस जो सिद्धांतों को है उसको हमारी भाषा में, यानी बहुत सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि हमारा जो IQ है, जो गुरु जी ने लिखा है, वो समझने के लिए हम कितने भी अपने को विद्वान समझते होंगे, फिर भी हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान की उपासना करनी होगी,
क्योंकि वो समझना बहुत कठिन है। पर जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं और गुरु ही हमें जब उसका मार्गदर्शन करता है तो धीरे धीरे बात समझ में आती है। ये बहुत डिफिकल्ट है, इसको शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट के बारे में एक फिलोसोफर ने कहा है कि शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। तो ये समझने के लिए ईयर्स टू ईयर भक्ति, आराधना, और इसके आधार पर फिर उसका एक प्रकाश हमारे मन में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारी आत्मा, मन, उसके साथ एक जीवन दर्शन का जो संस्कार मिलता है, उसकी अनुभूति से हमारे जीवन को हम बदलते हैं। और इसलिए आज तो हमारा जीवन बहुत ही आत्म केंद्रित है। हमें लगता है कि हम बहुत होशियार हैं, हम बहुत धनवान हैं, और हमें ये भी लगता है कि हम इन सब बातों से हमारे जीवन में सब प्रकार के सुखों को हासिल कर सकेंगे। एक बहुत विनोदी उदाहरण था कि एक व्यक्ति एक झूले पर झूल रहा था, तो उसके मित्र ने कहा, अरे ऐसे क्यों बैठे हो, जाओ कुछ काम करो। तो बोले, क्या काम करूं? कोई बिजनेस करो, कोई धंधा करो। तो बोले, उससे क्या होगा? बोले, बहुत पैसा मिलेगा। पैसा मिलने के बाद क्या होगा? बोले, एक अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, सब कुछ होगा। फिर उसके कब बाद क्या होगा? बोले, बहुत आनंद होगा। बोले, उसके बाद क्या होगा? फिर झूलते रहो आनंद से। बोले, वही तो कर रहा हूं। इसका अर्थ एक है कि बंगले से और मर्सिडीज गाड़ी से सुखों को हासिल हम नहीं कर सकते। अगर हमें कोई शारीरिक बाधा निर्माण होती है तो हमारा पैसा काम में नहीं आता, हमारी सत्ता, संपत्ति, ऐश्वर्य, नॉलेज काम नहीं आता। पर नॉलेज की भी आवश्यकता होती है, और इसलिए अक्सर मैं दो बातों को आग्रह से याद रखता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इवन स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक, धार्मिक और दार्शनिक जीवन दर्शन, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और परिवार पद्धति से जो हम संस्कार लेते हैं, अल्टीमेटली इट कम्स अंडर द वन हेड, दैट इज नॉलेज। एंड नॉलेज इज द पावर। केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च में जो सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी होती है वही केवल नॉलेज नहीं होता। नॉलेज इज अ पावर एंड कन्वर्शन ऑफ पावर इनटू वेल्थ, ऐसा मैं कहता हूं। पर वेल्थ इज नॉट द अल्टीमेट। हम उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी है। वी कैनॉट कैच योर ओन इमेज। हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं है, हम अपूर्णांक है, और इसलिए पूर्णांक की ओर चल रहे हैं। तो ये जो नॉलेज है, जो स्पिरिचुअल साइंस है, आध्यात्मिक साइंस है, दार्शनिक सिद्धांत है, जो मूल्याधिष्ठित हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत से मिला हुआ ज्ञान है, वो हमारे प्रापंचिक और व्यावहारिक सार्वजनिक जीवन को समृद्ध करता है। मैं अपनी बहन के पास बड़े जाता था। मेरे जिया जी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। तो मेरी बहन उस समय कहती थी कि सब लड़कों को कि वो अमेरिका में जाए और पढ़े और बड़ी नौकरी करे, और वो होशियार थे सब। धीरे धीरे सब लोग अमेरिका में गए, वहाँ बड़ी बड़ी नौकरियाँ उनको मिल गई। फिर जब बहन के पास जाता था तो वो बोलती थी, मैं अकेलापन महसूस कर रही हूँ, अब मेरे पास साथ कोई नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि मैं तुमको बोल रहा था कि ये सब के पीछे मत लगो कि अमेरिका में जाओ, अमेरिका में जाओ। तुम तब इतना जैसे कि हर अमेरिका में जाना ही चाहिए, वहीं नौकरी करनी चाहिए, आईटी इंजीनियर बनो, ये बनो, सब अमेरिका में गए, अब तुम अकेली पड़ी हो। तो अभी घर की व्याख्या, मुझे एक मराठी कवि की कविता मैंने सुनी। अब शायद आप गुरुजी मराठी नहीं समझ पाते होंगे, पर मैं बाद में आप ट्रांसलेट करके जरूर बताऊंगा। उन्होंने एक सुंदर कविता की है, उसमें श्रीधर फडके ने गीत भी गाया। घर असावे घरा सारखे नकोत नुसत्या भिंती,